हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का एक और बेहतर वीडियो में। सो माय डियर फ्रेंड्स, जितने विद्यार्थी कक्षा 10 में हैं और तैयारी कर रहे हैं 2026 में हिंदी की, तो उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग हिंदी के 20 अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न जो है देखने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, ठीक है, और क्वेश्चन को समझने का और उसे याद करने का प्रयास करिएगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को बिना देरी करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये दिया गया आपका क्वेश्चन नंबर पहला, और क्वेश्चन नंबर पहला ही बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है। तो इस प्रश्न को आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है, कह रहा है रस मीमांसा किसकी रचना है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया मुंशी प्रेमचंद्र, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया महादेव वर्मा, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे दिया गया। तो ये पहले तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हो सकता है कि ये वाला प्रश्न आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में 100% आपको देखने को मिले, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रस मीमांसा जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको अच्छे से नोट करिएगा आप लोग, ठीक है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दूसरे को। क्वेश्चन नंबर दूसरे में क्या बोला है, कंकाल के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया महादेवी वर्मा, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया जयशंकर प्रसाद, और डी में क्या दिया गया है यशपाल दिया गया है, ठीक है। तो देखिए कंकाल भी एक इम्पॉर्टेंट रचना है, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, आप ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। तो ये रचना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसको भी आपको अच्छे से पढ़ना होगा। तो कंकाल जो रचना है वो जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा रचा गया है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रचना है, ये वो आप समझ लीजिए, ठीक है। चलिए तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे को। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, चंद्रकांता संतति किसकी रचना है। ये आपका प्रश्न है, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, VIMP क्वेश्चन है भाई, ठीक है। VIMP प्रश्न है, VIMP क्वेश्चन है, यूँ आप समझ लीजिए। तो VIMP प्रश्न है। तो यहाँ पर कह रहा है चंद्रकांता संतति किसकी रचना है। ऑप्शन नंबर ए में देगा देवकी नंदन खत्री, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है धर्मवीर भारती, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है क्या लल्लू लाल, और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है तो किशोरी लाल गोस्वामी दिया गया है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, इस क्वेश्चन का, ठीक है, तो ये जो आप देख सकते हैं, तो आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं कि इसका ऑप्शन तो ये दिया गया 4 ऑप्शन। अब इसी 4 ऑप्शन में से कोई ना कोई एक आंसर जो है आपका होगा, लेकिन कौन सा वाला होगा, ठीक है। तो जो चंद्रकांता संतति जो रचना है, इसके रचनाकार हैं आपके देवकी नंदन खत्री, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रचना है भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं यहीं पे लगा देता हूँ ट्रिपल स्टार भाई, ठीक है, यहीं पे लगा देता हूँ। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा, आने लायक होगा, उस पर हम स्टार बना देंगे, ताकि आपको समझ में आए कि भाई ये क्वेश्चन किस लेवल का है और ये आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि कई सारे हमारे जो विद्यार्थी हैं वो केवल ये चाहते हैं कि गुरुजी बस पास करा दो, कैसे भी पास करा दो आप, ठीक है। तो पहले तो आप लोग क्या करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। पास तो आप लोग हो जाओगे, वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा, पास हो जाओगे, ठीक। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या बोल रहा है, कात्यायनी किस विधा की रचना है, किस विधा की रचना है। तो सबसे पहले तो आप ये बताओ कि कात्यायनी जो है ये किसकी रचना है। तो ये कात्यायनी जो है एक हमारे लेखक हैं जिनका नाम है जयशंकर प्रसाद, ठीक है। क्या नाम है भाई, जयशंकर प्रसाद नाम है। तो ये जयशंकर प्रसाद की रचना है, ये क्लियर हो गया कि ये किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद की रचना है। लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है किस विधा की रचना है। तो ये एक महाकाव्य की विधा की रचना है भाई। किस विधा की रचना है, तो महाकाव्य विधा की रचना है। आप इसको भी क्या कर सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट में आप लिख सकते हो, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला है, ठीक है, समझ रहे हैं। तो ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है कि अष्टछाप के कवि नहीं है। तो नहीं वाले प्रश्न को आप लोग अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा।
कभी कभी क्या होता है कि आप लोग क्वेश्चन को पढ़ते हो, जैसे अष्टछाप के कवि नहीं है ऐसा क्वेश्चन लिखा है, तो आप तुरंत मार के चले आओगे नंददास पे, ठीक है। और बाद में जब घर पे आकर जब आप अपना आंसर मिलाएंगे तो वो आंसर आपका जो हो जाएगा गलत, और इसलिए आपको क्या होगा, पछतावा होगा फिर वहाँ पे, ठीक है। तो इसीलिए आप धैर्य रखें थोड़ा सा, ठीक है। आपके बोर्ड एग्जाम में जो समय आपको मिलता है वो 3 घंटे 15 मिनट का मिलता है, और ये टाइम क्या है आपके लिए सफिशियंट है, काफ़ी है, पर्याप्त है, ठीक है। तो ये समय आपके लिए काफ़ी है, अगर आपकी स्पीड है थोड़ी सी अच्छी लिखने का तो बेहतर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या बोल रहा है, अष्टछाप के कवि नहीं हैं, तो देखिए अष्टछाप के कवि, देखिए ये जो आपके हैं ये भी अष्टछाप के कवि हैं, और सूरदास भी अष्टछाप के कवि हैं, छिद स्वामी भी अष्टछाप के कवि हैं, लेकिन ये भिखारी दास जो है अष्टछाप के कवि नहीं हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग समझ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, प्रिय प्रवास किसकी रचना है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है श्रीधर पाठक, ठीक है। और ऑप्शन नंबर सॉरी, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन में थोड़ा मिसप्रिंट है, मतलब आगे का पीछे कर दिया गया है। जैसे यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है क्या, जयशंकर प्रसाद, ये ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर है, ठीक है, सिया रामचरण गुप्त, और ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी दिया गया है, यहाँ पर हरियोध, और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है, श्रीधर पाठक दिया गया। तो ऑप्शन इसका देखिएगा, ये ए रहा, ये बी रहा, ये सी रहा, ये डी रहा। तो प्री प्रवास ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि भाई महत्वपूर्ण प्रश्न है तो आपके लिए ये रहना चाहिए, ठीक है। तो जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको आप लोग को अच्छे से नोट कर लीजिएगा भाई, और याद करिएगा इसको, ठीक। तो क्या बोला है, प्री प्रवास किसकी रचना है, तो प्री प्रवास जो रचना है वो हरियोध की रचना है। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करिएगा कि हरियोध का पूरा नाम क्या है, ठीक है, क्या नाम बताएंगे, हरियोध का पूरा नाम, ये जरूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया कीजिए, क्योंकि आप लोग वीडियो देखते हो और वीडियो देखकर बिना क्वेश्चन के उत्तर दिए चले जाते हो, तो ये ऐसा ना करें, ठीक है। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है, महादेवी वर्मा की रचना नहीं है, ठीक है, कौन, मतलब महादेवी वर्मा की रचना नहीं है, कौन सी नहीं है। तो देखिए निहार भी इन्हीं की रचना है, सांध्य गीत भी इन्हीं की रचना है, दीपशिखा भी इन्हीं की रचना है, ठीक है। ठीक है, जो युगांत है ये सुमित्रा नंदन पंत की रचना है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए समझ रहे हैं क्वेश्चन नंबर अगले को। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है, करा के शुक्ल युग की समय सीमा है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया 1919 से 1938, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया 1919 से 1953, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया 1938 से 1943, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया 1953 से 1965 दिया गया है। तो शुक्ल युग की जो समयावधि है वो मानी जाती है, यूँ समझ लीजिए ये क्वेश्चन समयावधि का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यानी ये भी IMP क्वेश्चन है, ठीक है, VVIMP, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है भाई, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से लिख कर समझिएगा। तो ये जो शुक्ल युग की समयावधि होती है वो 1919 से 1938 ईस्वी तक मानी जाती है, यानी ऑप्शन नंबर जो बी में ए में दिया गया है वो ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप सभी लोग इसको नोट करेंगे और इसको याद करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है, कह रहा है कि रामचंद्रिका किसकी रचना है, ठीक है, क्या बोल रहा है, रामचंद्रिका किसकी रचना है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है केशव दास, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है बिहारी लाल, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है घनानंद, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है भूषण। तो देखिए ये केशव दास की रचना है, और ये भी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्या है, तो महत्वपूर्ण रचना है, क्या है, महत्वपूर्ण रचना है। तो इसको आप लोग अच्छे से लिख कर याद करिए, ठीक है। लिख कर याद करेंगे तो आपके दिमाग में डायरेक्ट जो है आप उसे याद कर सकते हो। और कोई बात आप मान लीजिए वीडियो से याद किए फिर दोबारा आप भूल जाओगे, तो उसे अच्छे से कॉपी में नोट करिएगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है
कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक हैं, यानी क्या है, कवि हैं, उपन्यासकार हैं, आलोचक हैं या फिर नाटककार हैं। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको अच्छे से समझना है और इसे याद करना है। तो यहाँ पर पूछा गया है क्या, आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या है, एक कवि हैं या फिर उपन्यासकार हैं या फिर आलोचक या फिर नाटककार हैं। तो देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या है, एक प्रकार का जो है आलोचककार हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो सी वाला है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 11 को। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये दिया गया है क्वेश्चन नंबर 11, और ये ऐसे टॉपिक हैं, ये ऐसे टॉपिक से प्रश्न लिया गया है जो कि मैं लिख के बता सकता हूँ 1000% कि यही प्रश्न में आए, पेपर में आएगा, ठीक है। अब यही का मतलब आपको सेम प्रश्न नहीं दिखेगा, मतलब इस चैप्टर से एकदम कन्फर्म है कि आपको देखने को मिलेगा। जैसे एक है उपसर्ग, एक होता है प्रत्यय, एक होता है यहाँ पर समास जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो ये सभी जो हैं आपके एक एक प्रश्न जरूर देकर जाएंगे। अगर आप इन सभी टॉपिक को तैयार कर लेते हैं अच्छे से तो इधर का नंबर जो है आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे इसमें पूछा है अधिकार में प्रयुक्त उपसर्ग है। अब आप सभी को ये नहीं पता होगा कि उपसर्ग किसे बोलते हैं। तो उपसर्ग उसे बोलते हैं जो शब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं, शब्द के शुरुआत में जुड़ते हैं। जैसे शब्द के शुरुआत में क्या जुड़ा है, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जुड़ा है अधि, तो अधि ही क्या हो जाएगा, इसका उपसर्ग हो जाएगा। तो अधि देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है, पागलपन में कौन सा प्रत्यय है। अब देखिए यहाँ पर प्रत्यय से पूछ रहा है। अब प्रत्यय क्या चीज़ होता है, तो प्रत्यय वे शब्द होते हैं जो शब्द के पीछे जुड़ते हैं। जैसे यहाँ पर एक शब्द लिखा है पागल, ठीक है, पागलपन, पागलपन यही शब्द लिखा है। तो देखिए पागल का मतलब आप सभी को पता होगा, बताने की जरूरत नहीं, पागल किससे बोलते हैं। और इसके पीछे अगर ध्यान से देखा जाए तो लिखा है पन, तो यही जो जुड़ा है इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, प्रत्यय, ठीक है, क्या बोलते हैं, प्रत्यय बोलते हैं। तो पन प्रत्यय आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है भाई, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए समझ रहे हैं अब क्वेश्चन नंबर हम 13 को। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहा है कि त्रिवेणी में कौन सा समास है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट समास है भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट समास है। मैंने बोला है ये सभी टॉपिक से जो भी प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं ये सभी फिक्स टॉपिक के प्रश्न हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये सभी क्या है, फिक्स टॉपिक के यहाँ पर आपसे पूछे जा रहे हैं ये प्रश्न। तो यहाँ पर कह रहा है त्रिवेणी, त्रिवेणी में अगर आप ध्यान से देखोगे त्रि का मतलब होता है तीन, त्रि का मतलब क्या होता है, तीन होता है। अब वेणी का मतलब होता है वेणी, ठीक है। तो तीन वेणियों का समूह या फिर समाहार को हम लोग कौन सा समास बोलते हैं, द्विगु समास बोलते हैं। तो अभी आप लोग सोचेंगे अभी इसमें तो कुछ समझ में नहीं है, थोड़ा अच्छे से समझाने का आप प्रयास करिए, ठीक है। तो देखिए आप ऐसा समझिए कि जहाँ पर, ठीक है, वाक्य जो है वह संख्यावाचक है, कैसा हो, संख्यावाचक हो, वहाँ पर होता है द्विगु समास। जैसे मान लीजिए मैंने एक वाक्य बोला चौराहा, चौराहा, तो इसमें गिनती गिना रहा है कि नहीं, चौराहा यानी चार राहों का समूह, ठीक है। और हम बोले तो पंचवटी, पंचवटी में आप ध्यान से देखोगे तो इसमें भी गिनती गिना रहा है। तो ये सभी क्या हो जाएंगे, ये सभी द्विगु समास का उदाहरण हो जाएगा। तो द्विगु समास जो है इस प्रश्न का जो है उत्तर होने वाला है, ठीक है। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला है, कह रहा है निम्नलिखित में से गंगा का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया भागीरथी, दूसरे में दिया गया है कालिंदी, और दूसरे में दिया गया है, तीसरे में दिया गया है यानी सी में सुरसरिता, और तीसरे में और डी चौथे में दिया गया है क्या, देव नदी दिया गया है, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो क्वेश्चन का मतलब करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कालिंदी। कालिंदी जो है ये यमुना का पर्यायवाची है, किसका, यमुना का, ठीक, यमुना का पर्यायवाची है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 15, ये भी जो टॉपिक से प्रश्न ये आया है ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये हर साल आपको देखने को मिलता है। तो इसमें क्या बोला है, हास्य रस का स्थायी भाव, हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, हास्य ही होता है। तो ऑप्शन नंबर बी वाला इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को।
तो यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 16, इसमें कह रहा है कि उस काल मारे क्रोध के तन कापने उनका लगा, ठीक है, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। ये आपका दिया गया है। इसमें पूछ रहा है कि अलंकार, इसमें अलंकार कौन सा है ये आपको पहचान के बताना होगा। तो इसको ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं। आप यहाँ पे एक शब्द देखोगे तो यहाँ पे लिखा है मानो, और जहाँ पर मानो, जानो, मनहु, जनहु ये सब आ जाता है तो वहाँ पर होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछ रहा है सोरठा के प्रथम एवं तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो आई होप आप सभी को पता होगा ये। तो सोरठा के जो प्रथम एवं तृतीय चरण में जो मात्राएं होती हैं वो होती हैं 11-11। अगर मान लीजिए आपसे पूछा गया द्वितीय और चतुर्थ चरण में तो होता है, तब हो जाएगा आपका 13-13। ठीक है, तो इस प्रश्न को अच्छे से समझिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोल रहा है, तालाब शब्द का तत्सम है। तो तालाब को हम लोग क्या बोलते हैं, तड़ाग बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये दिया गया है आपका 19 नंबर का प्रश्न है। कह रहा कि वाच्य प्रयोग के कितने भेद होते हैं। तो वाक्य जो होता है वो 3 प्रकार का होता है, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर दिया गया है सी में। अब इसी वीडियो को लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। कह रहा है कि मोहन हंसा और बोला, वाक्य किस प्रकार का है। तो ये जो वाक्य है ये एक प्रकार का जो है संयुक्त वाक्य है, और जो कि दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।